साथियों नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुभी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जैव प्रक्रम चल रहा था 10th क्लास का। आज उसका तीसरा पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें से आपके सामने आज डायग्राम बना हुआ है पोषण के बाद पाचन तंत्र का, यानी मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आप देख पा रहे होंगे साथियों इस डायग्राम को। इस डायग्राम के या चित्र के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा और साथ में हर एक चीज का एक्सप्लेन करूंगा और बेहतरीन कंटेंट्स के साथ आपको नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। तो साथियों, आज हम आरंभ करते हैं सबसे पहले पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कहते किसे हैं? तो हम जानते हैं कि ये जो शरीर बना हुआ है वो कैसे बना है, तो सेल कोशिकाओं से बना है। किसी भी जीवधारी के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक मूलभूत इकाई क्या कहलाती है साथियों? कोशिका। और जब कोशिकाओं का समूह होता है तो वो ऊतक बनाता है और ऊतक से साथियों अंगों का निर्माण होता है और अंगों से क्या बनते हैं? अंग तंत्र बनते हैं और अंग तंत्र से इस जीव का निर्माण होता है। तो आज हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पाचन तंत्र है क्या? तो कई तंत्रों का मिला हुआ रूप, यानी कई तंत्रों से मिलकर के बना होता है और इसका कार्य होता है भोजन को पचाना। इसीलिए साथियों इसको क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र में सबसे पहले परिभाषा आती है पाचन की। पाचन किसे कहते हैं? तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। क्योंकि सीधी बात है, जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं साथियों, वो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। चाहे वो आपका प्रोटीन हो, चाहे वो आपका विटामिन हो, चाहे वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो, जितने भी भोज्य पदार्थों का हम लगभग उपभोग करते हैं या अंतर ग्रहण करते हैं, मुख में लेते हैं, तो वो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को क्या किया जाता है? पाचन के माध्यम से सरल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। यही क्रिया साथियों क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। उसके बाद प्रश्न ये बनता है कि पाचन है कैसी क्रिया? तो देखिए, रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? रासायनिक क्रिया है। ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया, यानी भोजन का विखंडन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और क्या होता है? कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहां पर यह भौतिक भी हो सकता है और रासायनिक भी हो सकता है। दोनों प्रकार की यह क्रिया होती है। और मैंने कहा था कि भोजन से क्या होती? ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन से किसकी प्राप्ति होती है? तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि हम किस लिए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, उनके पाचन का प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि साथियों हमें उससे क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और उस ऊर्जा से क्या करता है? प्राणी कार्य को संपन्न करता है, या उसकी जैविक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, या उसके शरीर के सभी तंत्र क्या करते हैं? कार्य करते हैं। उसके बाद मुख और मुख गुहा। मुख और मुख गुहा की जब बात करते हैं तो मुख और मुख गुहा में साथियों क्या होता है? मैंने कहा था भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी मुख के अंदर भोजन को लेना। क्योंकि सबसे पहला पाचन जो आरंभ होता है साथियों, वो मुख से आरंभ होता है, मुख गुहा से आरंभ होता है। और आहार नाल का जो पहला भाग होता है, प्राथमिक भाग होता है, वो साथियों क्या कहलाता है? मुख गुहा कहलाता है। हम आहार नाल के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं यही कहूंगा कि मुख द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती? अंतर्ग्रहण कहलाती। यानी पाचन का सबसे पहला स्टेप होता है। ये क्या होता है? अंतर्ग्रहण। सबसे पहला स्टेप पाचन का होता है। और भोजन को या भोज्य पदार्थों को साथियों मुख में लेने की या ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। अब प्रश्न यह बनता है कि भोजन जो होता है सबसे पहले मुख में दांत पाए जाते हैं और दांतों द्वारा कार्य किया जाता है उसको पीसने का, कुचलने का। क्योंकि दांत पीसने का, चबाने का, चीरने का, फाड़ने का काम करते हैं। और मैंने जो चारों कार्य बोले, ये 4 प्रकार के दांत पाए
जाते हैं। कैसे? यहां देखें, मुख में उपस्थित होते हैं दांत, जो भोजन को काटने, पीसने, चबाने का कार्य करते हैं। यह किनका कार्य होता है? दांतों का कार्य होता है। दांत भोजन को क्या करते हैं? पीसने, चबाने, काटने का कार्य करते हैं। और मुख में कितने प्रकार के साथियों? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? तो कृंतक, मैंने लिख रखा है यहां पर आई, इंसाइजर जिनकी संख्या 2, रदनक, कैनाइन जिनकी संख्या 1, अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर जिनकी संख्या क्या है? यानी 2। उसके बाद आपका चवर्णक यानी मोलर जिनकी संख्या 3। अगर इस तरह से हम काउंट करते हैं तो इनकी संख्या बनती है 8, और 8 का दोगुना साथियों कितना होता है? 16 होता है। प्रश्न यह बनता है कि दांत बने किसके होते हैं? तो कैल्शियम फास्फोरस के बने होते हैं। मानव शरीर या जंतु शरीर का जो कंकाल बना है वो किससे बना हुआ है? तो हड्डियों का बना हुआ है, और हड्डियों का निर्माण कैल्शियम से होता है और फास्फोरस से होता है, और उपास्थियां पाई जाती हैं। लेकिन यह भी है कि दांतों का निर्माण किससे होता है? तो कठोर तालू से। बिल्कुल साइंस में लिखा मिलेगा कि दांतों का निर्माण किससे होता है? तो कठोर तालू से। जबकि प्रमुख रूप से फास्फोरस की भूमिका होती है दंत के निर्माण में, यानी फास्फोरस के जो है संचय से किनका निर्माण होता है साथियों? दांतों का निर्माण होता है। ये 4 प्रकार के दांत है। कौन से? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक यानी इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, जिसका मैंने यहां दंत सूत्र लिखा हुआ है, जो साथियों स्थायी दंत सूत्र है। क्योंकि 2 प्रकार के दंत सूत्र होते हैं, एक अस्थायी जो बच्चों में पहले मिल्क टीथ यानी अस्थायी दूध के दांत निकलते हैं, और एक निश्चित आयु पर वो टूट करके गिर जाते हैं। उसके बाद साथियों स्थायी दांत निकलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? 32सी, अर्थात दांतों की संख्या 32 बताई जाती है। कैसे? तो यहां देखें आप, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, मैंने यहां संख्या भी लिखी 2, 1, 2, 5, 3, 8, यानी यहां पर भी आप देखें 8। 8 का दोगुना कितना होता है? 16, और यहां भी 8 का दोगुना कितना होता है? 16। तो यानी 21, 23, 21, 30 इंटू 2, तो क्या हो गया? 16, 16, और 16 का दोगुना क्या होता है? 32। यानी टोटल मुख में दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है साथियों? तो दांतों की संख्या 32 पाई जाती है। और इनके कार्य भी मैंने बताया। तो ये दंत सूत्र है जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, और आगे भी बहुत सी जगह पर जब अध्ययन करेंगे तो इनके बारे में हमें अध्ययन करना होगा। दांतों का निर्माण मैंने कहा फास्फोरस, कैल्शियम, और मैंने यहां बताया कि कठोर तालु। और दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है साइंस में? ओडेंटोलॉजी। क्या कहा जाता है साथियों? ओडेंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। जिह्वा यानी जीभ क्या है? एक पेशी अंग है। क्या है जीभ? एक पेशी अंग है। जीभ भोजन के स्वाद को बताती है। जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं साथियों। 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं जीभ में पाई जाती हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। पुनः रिपीट करता हूं, जो हम भोज्य पदार्थों के स्वाद का पता लगाते हैं, क्योंकि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन सी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं? घ्राणेंद्री, श्रवणेंद्री, दृश्येंद्री, स्वादेंद्री, त्वचा स्पर्शेंद्री। तो ये स्वादेंद्री के अंतर्गत है और पेशी अंग है, और ये भोजन को क्या करता है? मिलाने का कार्य करता है। क्योंकि पेशीय होने के कारण भोजन को क्या करता है? मिलाने का कार्य करता है लार के साथ। किसके साथ? लार के साथ मिलाता है। दांत कुचलते हैं, और लार को जब लार उसके साथ मिलती है तो जीभ इधर उधर उसको मुंह में चलाती है, और लुगदी के रूप में, किस रूप में? लुगदी के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। और जब इसको परिवर्तित कर दिया जाता है जीभ के द्वारा, तो जीभ ही स्वाद बताती है 4 प्रकार के, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। और उसके बाद लार ग्रंथियों की बात करते हैं, जो लार भोजन को मिलाने का कार्य करती है, और दांत के कुचलने के बाद लुगदी के रूप में क्या किया जाता है साथियों? परिवर्तित कर दिया जाता है। तो लार ग्रंथियां मानव मुख गुहा के अंदर कितनी? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी का मतलब साथियों कितनी? 6 लार ग्रंथियां। कितनी? 6 लार
ग्रंथियां, 3 जोड़ी का मतलब 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती है? तो पैराटिड, उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्रंथि और उसके बाद सब लिंगुअल ग्रंथि। यानी कह दूं पैराटिड, अधोहनु, अधोजिह्वा। अगर हिंदी में बोले तो पैराटिड, अधोहनु, अधोजिह्वा। और अगर सामान्य यहां बोले तो पैराटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्रंथि। यहां पर सबसे बड़ी ग्रंथि पैराटिड है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? पैराटिड ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सब लिंगुअल। कौन सी है साथियों? सब लिंगुअल ग्रंथि है। इनके द्वारा लार का स्राव किया जाता है और जब लार का स्राव किया जाता है तो वही लार भोजन को मिलाने का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? भोजन को मिलाने का कार्य करती है। मुख्य रूप से क्या स्रावित होते हैं लार के साथ? एंजाइम। क्या स्रावित होते हैं? एंजाइम स्रावित होते हैं, जिनमें 2 एंजाइम यहां पर मैंने लिखा, लाइसोजाइम। कौन सा? लाइसोजाइम जीवाणुरोधी होता है। क्या होता है? जीवाणुरोधी होता है, यानी बैक्टीरियाज को नष्ट करने का कार्य करता है। जैसे गंदे संदे हाथों से या जीवाणुओं से संक्रमित भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर लिया जाए, अंतर्ग्रहित कर लिया जाए, तो उन जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। कौन करता है साथियों? लाइसोजाइम करने का कार्य करता है। और उसके अलावा आपको बता दूं कि दूसरा जो आपका है लाइसोजाइम के अतिरिक्त, वो है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम है, लार में उपस्थित होता है, जिसको छोटी क्लासों में लाला रस कहा जाता है या टाइलिन कहा जाता है। ये करता क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का संगठित रूप होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, या यूं कह दूं शर्करा होती है साथियों, उसका पाचन करने का कार्य करता है। कौन? टाइलिन। और टाइलिन जब पाचन करता है तो साथियों रोटी लेते हैं, मुख में रखते हैं, चबाते हैं, तो चबाने के बाद वो मीठी लगने लगती है। इसका कारण ये होता है कि लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला टाइलिन स्टार्च मींस एमिलेज एंजाइम जो उपस्थित होता है, वो माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। मींस कहने का मतलब, पुनः एक बार सुने, ये जो लुगदी के रूप में भोजन बना था, मुख से, मुख गुहा से कहां जाएगा? ग्रासनली या ग्रसिका में। लेकिन जाएगा कैसे ग्रासनली ग्रसिका में? तो क्रमानुकुंचन द्वारा एक क्रिया होती है, क्रमानुकुंचन, जिसके द्वारा जाता है। ध्यान देंगे, अगर हम कभी बाल, घास फूस या अखाद्य वस्तु खा लेते हैं तो गले में नीचे नहीं जाता, फंसने लगता है। क्यों? अनुक्रमानुकुंचन क्रिया हो जाती है और हमें वोमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है। और क्रमानुकुंचन द्वारा भोजन आसानी से कहां? ग्रासनली से आमाशय में पहुंचता है, जहां मैं आगे आपसे बात करूंगा आहार नाल, ग्रसिका, ग्रासनली, आमाशय, आमाशय के भाग और उसके अलावा कुछ एंजाइम्स के बारे में। जैसे अब डाइस्टेज बच रहा है जो चोकर का पाचन करता है, म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, डायग्राम आप देख पा रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप मानव का पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें मैंने सबसे पहले मुख की बात की। यह आपका मुख है, अर्थात ये भाग जिसके द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। और उसके बाद यह भाग कहलाता है मुख गुहा, यानी जीभ और दांत ऊपर नीचे, इसके मध्य का रिक्त स्थान मुख गुहा कहलाता है, जहां भोजन को लिया जाता है, जिसे भोजन का अंतर ग्रहण कहा जाता है। आहार नाल का पहला भाग जो होता है वो मुख गुहा कहलाता है। और उसके बाद इस मुख गुहा में जीभ पाई जाती है, जिह्वा पाई जाती है, जो क्या करती है? भोजन को मिलाने का, घुमाने का कार्य करती है। और लार क्या करता है? भोजन को लिसलिसा बनाता है। दांत भोजन को कुचलने का कार्य करते हैं। और उसके बाद जब यह भोजन पूर्णतः कुचल जाता है तो यहां लार ग्रंथियां हैं। कौन कौन सी? 3 मैंने बताया, पैराटिड, उसके बाद कौन सी? सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल, जिसमें पैराटिड सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबलिंगुअल सबसे छोटी
ग्रंथि है। उसके बाद भोजन जब यहां पर कुचलने के बाद बिल्कुल तैयार हो जाता है साथियों, तो यहां पर कुछ एंजाइम है जो कार्य करते हैं, क्योंकि लार ग्रंथियों से लार स्रावित होती है तो एंजाइम भी स्रावित होते हैं। वो कौन से है? लाइसोजाइम जीवाणु रोधी है, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है साथियों। और टाइलिन कार्बोहाइड्रेट कब पाचन करता है? उसको पचाता है। और लार ग्रंथि में जो एंजाइम है कौन सा? एमिलेज स्टार्च को क्या करता है? माल्टोज में बदल देता है। तो साथियों अभी केवल हमने कहां तक की बात की है? यहां तक की बात की है ग्रास नली। मैंने बताया आहार नाल का एक भाग होता है जो मुगुहा के नीचे लंबी नलिकाकार संरचना पाई जाती है, जिसके माध्यम से भोजन क्या होता है? इसके माध्यम से आमाशय में जाता है। और आने वाले टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक होगा आहार नाल के बाद आमाशय, और आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों इस डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल कंटेंट पर उपस्थित नोट्स आपके लिए, जहां पर कोई गुंजाइश नहीं है एक नंबर कटने की। बिल्कुल इसी कंटेंट में आपको परीक्षा में लिखना होगा और अच्छे मार्क्स प्राप्त करने होंगे साथियों। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और इसी तरह आप बेहतरीन तैयारी करते रहें। धन्यवाद।